हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन जो है, जिसको हम हिंदी में गन्ना और ईख कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है और इसकी फैमिली है कुल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की दृष्टि से और हमारे दैनिक उपयोग के लिए, क्योंकि इससे जो प्राप्त होने वाली शक्कर है, शुगर है, वो हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो शुरू करते हैं शुगर केन को। तो इसकी फैमिली हो गई पोएसी, और यहाँ पे ये डिस्क्राइब है, बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, और जो इसका देशिक नाम है शुगर केन है, फैमिली पोएसी है, और इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है वो स्टेम है, और ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादातर उगता है। और इसका जो मेन इससे जो प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है वो शर्करा है। जो स्टार्च और पादप में जो इम्पोर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भोजन के जो आवश्यक घटक है, वो हमें इनसे ही प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। तो गन्ना जो है उसे हमें मेन रूप से शुगर प्राप्त होती है, शर्करा प्राप्त होती है। शुगर नाम जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत का जो शब्द है शर्करा, उसी से हुई है, और हमें इस पादप के स्तंभ से जो है हमें इससे शर्करा प्राप्त होती है। हम इसको नॉर्मल भाषा में जो गन्ना कहते हैं या ईख कहते हैं। गन्ने की उत्पत्ति जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया या ईस्ट इंडीज़ में मानी जाती है। अभी तक वास्तविक रूप से इसका जनक जो पादप है वो ज्ञात नहीं है। इसकी अगर हम बॉटनिकल कैरेक्टर देखें तो ये मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है। इसकी फैमिली जैसे मैंने आपको बताया पोएसी ग्रेमिनी है, और एक इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुवर्षीय कल्टिवेटेड ग्रास है। तो सेकेरम जो ऑफिसिनेरम है, इसका पादप जो होता है वो बहुवर्षीय होता है। इसकी हाइट जो है वो 2 से 6 मीटर में होती है, और जो इसकी रूट्स होती है स्तंभ की, जो निचली पर्व संधियों से निकलती है, तो उसको हम प्रॉप स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, जो पादप को सीधा रखने में हेल्प करती है। इसका स्तंभ जो होता है वो मोटा होता है, ठोस बांस के जैसा दिखता है, और कई सारी पर्व संधियाँ जो होती है, नोट्स होती है, इस पर बनी रहती है। गन्ने का जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग भी स्तंभ ही होता है, और उसमें पर्याप्त मात्रा में जो सुक्रोज है उसका रस भरा रहता है। और जो इसका इंटरनोड होता है, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर गोलाई में होता है, व्यास होता है, और 15 से 20 सेंटीमीटर जो होता है वो अ, लंबाई कहती है। प्रत्येक जो पर्व होता है वो एक स्पष्ट पर्व संधि से एकांतरित रहता है, कि मतलब पहले पर्व संधि, 2 पर्व संधियों के बीच में एक पर्व या 2 नोड्स के बीच में एक इंटरनोड होती है। तो इस तरह से इसकी बॉटनी होती है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये जो नोड है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, और 2 नोड्स के बीच में एक इंटरनोड होता है, और ऊपर की ओर लीफ है, लीफ के नीचे की ओर लीफ शीट्स बताइए, स्टाक जो है वो तने को बताया गया है। इसके बाद में ये देखिए, जो इसका तना है उसका डायग्राम, वेस्कुलर बंडल जो शो हो रहे हैं, ग्रोथ रिंग है, उसमें रूट बैंड्स है, लीफ स्कार है, जब लीफ के हटने के बाद जो लीफ स्कार बन जाते हैं, नीचे एक बर्ड है, रूट प्राइमोर्डिया है। और ये जो बुक से लिया गया डायग्राम है, ऊपर की ओर इसका ये टेसल फ्लावर्स है, और ये ग्रोथ रिंग जैसे मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया, रूट बैंड्स बने हुए हैं, और लीफ स्कार है, बर्ड्स जो है उसमें बैंड बने हुए हैं। इस प्रकार से इसका ये डायग्राम, इसके बॉटनिकल कैरेक्टर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है। और गन्ने का जो प्रवर्धन है वो बीजों से नहीं होता, बल्कि इनके स्तंभ जो स्टेम जो होते हैं उनके टुकड़ों से ही इसका प्रोपेगेशन या प्रवर्धन होता है। और अगर हम बात करें, जो इसका फ्लावरिंग है स्पाइकलेट होता है, अग्रस्त जो भाग होता है उससे पुष्पक्रम निकलता है, जिसको हम टेसल कहते हैं या एरो कहते हैं। और जो पुष्पक्रम स्पाइकलेट है उसका एक गुच्छा रूप से बना होता है, पेनिकल जिसे कहते हैं। एक स्पाइकलेट में 2 फ्लावर होते हैं, एक स्टाक्ड होता है, एक नॉन स्टाक्ड होता है। संवृत और असंवृत होते हैं, और पुष्प हमेशा बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए बीजों से इसका प्रोपेगेशन नहीं होता, बल्कि स्टेम से होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसकी बॉटनिकल कैरेक्टर इसके हो गए हैं। तो हम इसका जो मेन इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश है वो इंडिया है। पहले ब्राज़ील था, लेकिन अब 2016-17 के बाद से इंडिया ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश है। उसके बाद ब्राज़ील और क्यूबा का नाम आता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान और कई जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो यूपी में होता है। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय है, 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको चाहिए, 25 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान चाहिए। और क्ले जो है, क्ले लॉम सॉइल, जो चिकनी मिट्टी है, वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो क्ले लॉम सॉइल जो है
या चिकनी दोमट मिट्टी जो हैवी लॉम सॉइल जो होती है उसमें इसकी पैदावार अच्छे से होती है। बात करें कल्टीवेशन की, यानी कि इसकी खेती किस तरह से होती है, तो मैंने बताया गन्ने का जो प्रवर्धन होता है वो परिपक्व जो स्तंभ होता है, कलम जो होता है उसके ऊपरी भाग की कटिंग के द्वारा ही संभव होता है। प्रत्येक कटिंग में 2 से 4 पर्व संधि आ जाती है, नोट्स आ जाती है, इसी ही इसके बीज या सेट कहा जाता है। इन सेट्स की जो लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक ले ली जाती है और फिर इनकी बुआई की जाती है। और इनको जैसे जो भी इसके सेट्स होते हैं उनको बीजोपचार, यानी कि एक दवाई जो होती है 500 भाग पारा होता है और 100 भाग जो है उसमें पानी है, उसमें इनको 8 से 10 मिनट तक डुबो के रख दिया जाता है। उसके बाद इनको उगाया जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ताकि गन्ने में कोई फफूंद ना रहे, क्योंकि फफूंदनाशी दवा से इसमें जो भी बीमारी है वो हट जाती है। और कहीं कहीं गन्ने का जो प्रवर्धन होता है वो रेट्रूनिंग या रतून विधि के द्वारा भी होता है। इसमें का मतलब फसल काटने के बाद जो स्तंभ है उनको भूमि के भाग में ही छोड़ दिया जाता है ताकि उससे नया गन्ना निकल सके। और इसकी जो बुआई है वो अलग अलग जगह पे, जैसे यूपी में फरवरी में होती है, पंजाब हरियाणा में अगर बात करें तो मार्च में होती है, बिहार की और जाए तो जनवरी फरवरी में। तो इस तरह से अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद जो खाद है इसको चाहिए लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फॉस्फोरस और ये सब पर हेक्टर की बात बताई गई है यहाँ पे। और 75 से लेकर 135 किलोग्राम पोटास की इसको आवश्यकता होती है। और उसके बाद में जो सिंचाई है, उसको सिंचाई लगभग पूरी गन्ने की खेती में लगभग में इसको 15 से 20 बार इसको पानी चाहिए होता है। गन्ने की खेती में कम से कम 15 से 20 बार जब हम सिंचाई करते हैं तब इसको अच्छी उपज पैदावार होती है। दक्षिण भारत में बुआई से पहले भी सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उत्तरी भारत में ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अगर शुष्क है तो भी सिंचाई के द्वारा, कम सिंचाई से भी अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है गन्ने की। कटाई जो है वो फसल उगाने के 10-15 माह के बाद गन्ना जो है वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व से पौधे की जो निचली पत्तियां वो सूखने लग जाती है, हट जाती है, वहाँ लीफ स्कार बन जाते हैं। तो कई सारे बड़े जो स्तंभ होते हैं उनको काट कर चीन मिलों की ओर भेज दिया जाता है। और ये काम भी बहुत जल्दी किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गन्ने के स्तंभ सूखने लगते हैं उसमें पानी का या कि वाटर लॉस होने लगता है। वाटर लॉस होने की वजह से इसमें शर्करा जो है वो रिड्यूस होने लगती है। तो अब इसका जो मेन भाग आता है वो है प्रोसेसिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो पीएससी थर्ड ईयर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बड़ा, तो ये कई बार आता है कि गन्ने का संसाधन या प्रोसेसिंग कैसे होती है। कि गन्ना जो स्टेम है वो चीनी मिलों में भेज चुके हैं, लेकिन अब आपको उससे शुगर कैसे प्राप्त होगी, तो उसकी ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है शॉर्ट में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। तो जो गन्ने हैं उनके स्टेम को मील में भेजा जाता है। तो आपको पता है ये जूस आपने देखा होगा बनता हुआ, तो कैसे जूस इसका निकाला जाता है। तो बड़े बड़े स्टील रोलर होते हैं, उनके बीच में गन्ने को दबाकर इनका पूरा जूस निकाल दिया जाता है। जो जूस होता है उसमें लगभग 40 से 45% तो पानी ही होता है। और उसके अंदर कई गहरे भूरे और कई सारे सुक्रोज, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल और ये सारे पदार्थ होते हैं। इसलिए इसका प्योरीफिकेशन करना ज़रूरी है। तो सेकेंड स्टेप आता है प्योरीफिकेशन ऑफ जूस। प्योरीफिकेशन ऑफ जूस के अंदर कुछ माइनर स्टेप्स होते हैं। पहला है क्लैरिफिकेशन, यानी कि उस जूस को हमें स्वच्छ कैसे करना है। तो कई सारी ऐसी यांत्रिक छल्लियाँ होती है, मैकेनिकल स्यूज होती है, बड़ी बड़ी छलनियाँ होती है जिससे इस रस को गुजारा जाता है। तो अघुलनशील और जो सस्पेंडेड जो अशुद्धियाँ हैं वो इससे निकल जाती है। उसके बाद इसके अंदर क्लैरिफाइंग एजेंट मिलाए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर सल्फाइटीकरण जो प्रोसेस है उसको किया जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर चूने का पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेटीकरण, Na2CO3 CO2 ये सब मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट, फॉस्फोरस का प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण हो जाता है। और इसको हम कहते हैं प्रोटीन स्कंदन। तो प्रोटीन तथा कई सारे कोलाइडल जो पदार्थ है वो रस के ऊपर मलफेन या स्कम्भ निर्मित कर देते हैं, जिसको हटा दिया जाता है और नीचे जो शुद्ध रस है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका सल्फाइटीकरण या सल्फाइटेशन होता है। उसके बाद में जो जूस है उसका कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कि जूस को अब गाढ़ा करते हैं, वो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जितना भी स्वच्छ रस हमें प्राप्त हुआ उसमें कम से कम 85% जल होता है। तो बड़े बड़े इवेपोरेटर में कम दबाव के साथ इन जूस को उबाला जाता है। उबालने के बाद एक गाढ़ा शरबत चाशनी मिलती है, जिसके अंदर कम अब 35% जल ही उपस्थित रहता है और 65% बाट ठोस होता है। तो अब हमें जो रस मिला है उसका क्रिस्टलाइजेशन क्या करना पड़ता है, क्योंकि शुगर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही प्राप्त होती है। तो अब इस गाढ़े रस को क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे कि निर्वात एक वैक्यूम पैन होता है, कढ़ाई होता है, उसमें गर्म किया जाता है जिससे ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स
जो आपको बीएससी थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी बताएंगे। एक बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स होती है, उसके अंदर इसके रस को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, हिलाया जाता है, अलग अलग स्पीड्स होती है उसके ऊपर, तो इससे शर्करा के क्रिस्टल जो होते हैं वो मोलेसिस से पृथक हो जाते हैं और हमें ब्राउन शुगर लगभग 96% जो प्योर ब्राउन शुगर है वो प्राप्त होती है इस प्रोसेस से। उसके बाद में रिफाइनिंग का काम होता है कि अब शुगर तो हमें प्राप्त हो चुकी है, उसका रिफाइनिंग कैसे करें, तो कार्बन के द्वारा इसका विरंजन या डीकलराइजेशन किया जाता है और शर्करा के क्रिस्टलों को जो है बार बार धोया जाता है। इससे जो मतलब यहाँ ड्राई जो वॉश होता है वो होता है, ठीक है ना, तो उससे हमें एकदम श्वेत चमकदार जो क्रिस्टल जो होती है रोटरी ड्रायर में जो वापस में जो शुगर है उसको रोटरी ड्रायर बड़े बड़े जो ड्रायर होते हैं उसमें सुखा दिया जाता है, तो हमें एकदम जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं चमकदार शक्कर जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि शक्कर इतनी सारी प्रोसेसिंग इतने सारे केमिकल्स से मिली हुई होती है, इसलिए कहते हैं शक्कर का जो है जो कंज्यूम है वो कम करना चाहिए बजाय कि गुड़, क्योंकि गुड़ एकदम प्योर फॉर्म होती है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस हो गया प्योरीफिकेशन का। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, देन प्योरीफिकेशन ऑफ जूस, देन कंसंट्रेशन ऑफ जूस, देन क्रिस्टलाइजेशन एंड देन रिफाइनिंग। ये 5 प्रोसेस इसके हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कई बार आता है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इस पर आप ध्यान दें। अगर ये पिछले साल नहीं आया तो पक्का ये क्वेश्चन इस साल आएगा। उसके बाद में हम इम्प्रूव्ड वैरायटी देखें तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च जो लखनऊ में है और शुगर कैन ब्रीडिंग स्टेशन जो कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे जितनी भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज है उसके आगे CO लगा है। CO का मतलब कोयम्बटूर, क्योंकि कोयम्बटूर से ही इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनके आगे तो कोयम्बटूर 419, कोयम्बटूर 449, कोयम्बटूर 557997 और कई सारी बुक्स में और भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है जिसके अंदर फफूंद या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता है। अब प्लांट प्रोटेक्शन जो है, तो सबसे बड़ा जो गन्ने का रोग है वो रेड रोट है, जो इसका गन्ने का जो स्टेम है वो मतलब गलने लग जाता है और रेड कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कोलेटोट्राइकम फेल्केटम जो का इन्फेक्शन हो जाता है। कोलेटोट्राइकम जो फेल्केटम है, तो इससे बचने के लिए जो उन्नत किस्म की जो गन्ने की कोयम्बटूर 419, कोयम्बटूर 1007 जो है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। फिर आई स्पोर्ट हेलमिंथोस्पोरियम, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्मट अस्टिलोगो ये फंगल इन्फेक्शन है। और ऊपर जो रेड रोट है वो भी फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगाई है। ये आपके कोर्स में भी आई होगी और आपने फर्स्ट ईयर में भी इसका प्रैक्टिकल किया होगा। देन मोजेक और ग्रेसी सूट जो डिजीज़ है वो वायरल डिजीज़ है। तो इन सब से बचने के लिए एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफास, मेलाथियोन, एल्ड्रीन, इन सब का जो छिड़काव जो है वो किया जाता है टाइम टाइम पर, ताकि हमें क्रॉप प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके। तो ये सारा हो गया कि गन्ना जो है उसकी कैसे प्लांट प्रोटेक्शन होता है। अब गन्ने का यूज़ आप सबको पता ही है, सबसे बड़ा यूज़ तो इसका शक्कर का है कि हमें इसे शुगर प्राप्त होती है। गन्ने से गुड़ जो है वो भी गन्ने से बनता है। कई सारे विनेगर्स, अल्कोहल, इन सब के उत्पादन में भी गन्ने का उपयोग किया जाता है। और पशु आहार और खाद के रूप में भी इस जो गन्ने के बचे हुए जो है वो खाद के रूप में और पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए बहुत मतलब उपयोगी हैं। ताज़ा गन्ने का जो जूस है वो हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी पीलिया के जो रोगी होते हैं उनको पिलाने से भी बहुत ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त होता है। और जो बच जाता है, जो इसका प्रोसेसिंग होता है उसमें जो बेसेस और ये जो बच जाता है वो ईंधन और कागज़ बनाने में भी काम आता है। तो इस तरह से जो गन्ना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। थैंक यू सो मच।